वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं शिव आप लोगों के लिए लेके आया हूं बायोलॉजी जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल का ये सेकेंड वीडियो। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जैव अणु क्या होता है यानी बायोमोलिक्यूल क्या होता है। हमने डिस्कस कर लिया था अमीनो अम्ल क्या होते हैं, उसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर मिल जाएगी। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल में लिपिड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं लिपिड क्या होता है। लिपिड के बारे में सबसे पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि लिपिड जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। तो नोट डाउन कर लेते हैं, लिपिड पानी में अघुलनशील होता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जब भी हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो कोशिका होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है जी? लिपिड की बनी होती है। और ये कैसी होती है? पानी में अघुलनशील होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये लिपिड जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वसा, जिसे आप वसा के नाम से जानते हो, और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वसा के बारे में। वसा के बारे में हम ये जानते हैं कि वसा जो होता है, वसा में एक कार्बोक्सिल समूह होता है जो किससे जुड़ा होता है? आर समूह से जुड़ा होता है। तो नोट डाउन करते हैं कि वसा में एक कार्बोक्सिल समूह आई होप सबको आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कार्बोक्सिल समूह यानी COOH होता है जो R समूह के साथ जुड़ा होता है। अब बात करते हैं, ये जो आर समूह होता है यानी एल्किल ग्रुप होता है, इसमें जो कार्बन होते हैं ये कार्बन बहुत लंबी होती है, यानी कार्बन की जो श्रृंखला होती है लंबी होती है। आपको 1 से लेकर 16, 20 इस तरह की श्रृंखलाएं मिल जाएगी। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं पाल्मिटिक अम्ल। इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं पाल्मिटिक अम्ल, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3CH214 यानी 14 होंगे, और COOH। आप यहाँ कार्बन को गिनती करोगे, एक कार्बन यहाँ पे, 14 कार्बन यहाँ पे, और एक 14, एक 15 और एक 16 कार्बन है। यानी पाल्मिटिक अम्ल में 16 कार्बन की श्रृंखला होती है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल समूह। ये जो आपने 14 देख रहे हैं, इसको आपको डिटेल में CH2 14 बार लिखने हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी बॉन्ड रहेंगे वो कैसे होंगे जी? सिंगल बॉन्ड होंगे। यानी ये कैसा होगा? ये संतृप्त होगा। आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं जी? संतृप्त होता है, यानी सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वसा जो होता है वो कैसा होता है जी? संतृप्त होता है। वसा में कितना होती है? कार्बन में की श्रृंखला लंबी होती है, साथ ही साथ उसमें क्या जुड़ा होता है? COOH यानी कार्बोक्सिल समूह जुड़ा होता है। ऐसे ही एक और बात कर लेते हैं जो एग्जाम्पल में, जिसका कहते हैं एरिकीडोनिक अम्ल। इसको कहते हैं एरिकीडोनिक अम्ल। इस एरिकीडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह के साथ साथ मिलाकर कुल 20 कार्बन की श्रृंखला होती है, जिसका हमने आपके स्क्रीन पे मैंने इसका स्ट्रक्चर डाल दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ
आपको इसमें डबल बॉन्ड भी मिल रहे हैं, तो ये कैसा होता है, असंतृप्त होता है। आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है एरिकिडोनिक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिल समूह के साथ साथ कुल 20 कार्बन होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, यानी यह कैसा होता है जी, असंतृप्त होता है। तो एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि वसा में जो मिलता है कार्बोक्सिल समूह मिलता है, जिससे R समूह जुड़ा होता है, और जो R समूह होते हैं वो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। साथ ही साथ ये जो होती है इसमें कुछ ऐसे भी लिपिड पाए जाते हैं, ऐसे भी वसा पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं जी, संतृप्त होते हैं, और कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो हमने वसा के बारे में पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्लिसरॉल के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको नोट डाउन कर लें, या वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल के बारे में। सो ग्लिसरॉल कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब होता है कि प्रोपेन यानी कार्बन कितने होंगे, कार्बन होंगे 3, यानी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका ग्लिसरॉल का को लिख लेते हैं, यह होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। वेरी क्लियर, प्रोपेन यानी इसमें कार्बन कितने मिलेंगे जी, इसमें कार्बन आपको 3 मिल जाएंगे। तो चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पे आपको हाइड्रोक्सी समूह यानी OH और OH मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लिसरॉल। अब लिपिड होता है, उसमें कुछ ऐसे भी लिपिड मिलते हैं जिसमें वसा और क्या होते हैं, ग्लिसरॉल दोनों मिलते हैं। तो जब वसा और ग्लिसरॉल मिलते हैं तो वसा अम्ल जो होता है ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत होते हैं, यानी एस्टर के द्वारा जुड़ा होता है। तो क्या बनाता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बनाता है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं कि वसा अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत होता है और मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड बनाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, वसा अम्ल जो होता है ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत है, यानी एस्टर के द्वारा जुड़ा होता है। एस्टर का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, COOR। तो इसके द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, और जुड़ा होता है तब इसको क्या बनाता है, मोनोग्लिसराइड बनाता है, डाइग्लिसराइड बनाता है और ट्राइग्लिसराइड बनाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर बना दे रहा हूँ मोनोग्लिसराइड का, ठीक है। आप इन चीजों को क्या करिए, आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, CH2 एंड CH2। वेरी क्लियर। अब इससे जो होगा, यहां से आपको जुड़ा होगा OCOOR। तो चलिए, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका R, और यहां पे होगा डबल बॉन्ड O। सेम इधर इस तरह ही बना लेते हैं, O C और R। यहाँ पे C से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है O, फिर से यहाँ पे बनाते हैं O C R डबल बॉन्ड O। मैंने इसको नीचे इसलिए बनाया कि ताकि ऊपर आपको दिखेगा नहीं। तो इसको कहते हैं, इसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड, यानी आप यहाँ पे देखोगे C डबल O R जुड़े होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं R1, R2 और R3।
यहाँ पे जो R1, R2 और R3 देख रहे हैं, सो ये R1, R2 तथा जो R3 है, ये आपको वसा के बारे में बता रहे हैं कि यह क्या जुड़ा हुआ जी, वसा जुड़ा हुआ। तो आप देख पा रहे हैं ये जो वसा है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, एस्टर समूह से जुड़ा होता है, किससे, ग्लिसराइड से, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार कंफर्म करा देता हूं कि जो वसा, जो लिपिड जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है और दो प्रकार का होता है, एक होता है वसा और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। वसा जो होता है, वसा में कार्बोक्सिल समूह होते हैं और उस जिससे R समूह जुड़ा होता है, यानी कार्बन की एक श्रृंखला जुड़ी होती है जिसमें 16, 17, 20 कार्बन मिलते हैं। तो जब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं डबल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं। तो वसा कैसा होता है, संतृप्त भी होता है और असंतृप्त भी होता है। अब हमने कहा कि ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ग्लिसरॉल का हम कहते हैं कि ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, यानी 3 कार्बन जिससे 3 ही हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। गलन बिंदु के आधार पर, गलन बिंदु के आधार पर ये वसा या तेल होते हैं जिनका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, माफी चाहता हूं दोस्तों, लाइट चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हौसले बुलंद है, हम फिर भी क्या करेंगे, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन हम पूरा ये सेशन कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। बिना देरी किए हुए, लाइट आती जाती रहेगी लेकिन हमारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले बुलंद है तो हमें कोई भी चीजें रोक नहीं सकती। तो हमने कहा कि गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल जो होते हैं, वसा या तेल होते हैं जिनका गलनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, और इसलिए ये क्या होता है, सर्दियों में भी तेल के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, तेल के रूप में होते हैं। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट, यानी गलन बिंदु के आधार पर इन्हें वसा या तेल होते हैं। अब क्या होता है, जिनका गलनांक क्या होता है, कम होता है, इसलिए वजह से ये सर्दियों में कैसे होते हैं, तेल के रूप में होते हैं। अब कह रहा है कि हेडिंग कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। हेडिंग कर लीजिए फास्फोलिपिड। क्या जी, फास्फोलिपिड। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि फास्फोलिपिड क्या होता है। सो फास्फोलिपिड ऐसा होता है कि कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें फास्फोरस मिलते हैं या फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप कहिएगा लेसिथिन, और लेसिथिन मिलता है हमारे कोशिका झिल्ली में। सो बिना देरी किए नोट डाउन कर लेते हैं कि, चलिए लाइट आ गया, बहुत अच्छी बात है। सो आगे हम लोग देखते हैं कि फास्फोलिपिड क्या होता है। सो फास्फोलिपिड होता है कि कुछ लिपिड में फास्फोरस या फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक, तो हम केवल फास्फोरस लिखेंगे, और कुछ लिपिड में फास्फोरस मिलते हैं जिसे फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम लिख लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा जी, जिसका एग्जाम्पल हमने लिखा लेसिथिन। और ये लेसिथिन मिलता कहां पे है जी, तो ये लेसिथिन मिलता है कोशिका झिल्ली में, ये मिलता है कोशिका झिल्ली में, ठीक है, ओके। अब क्या है, चलिए इस लेसिथिन में देख लेते हैं कहां फास्फोरस जुड़ा होता है। तो बहुत ही सिंपल बना लेते हैं, ये रहा हमारा CH2, ये रहा हमारा CH2। आपको पता है कि ग्लिसरॉल कैसे होता है, CH2 CH2 CH2। यहां से आपका जुड़ा होगा
C डबल बॉन्ड O और ये होगा R1। इधर आते हैं सेम वैसे वो C और R2 यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, एस्टर जुड़ा होगा। इस वाले कार्बन से आपका यहाँ पे होगा O और यहीं पे आपको मिलेगा फास्फोरस, नीचे होगा OH, ऊपर होगा डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पे O, CH2 और इस वाले हाइड्रोजन सॉरी इस वाले कार्बन से आपको नाइट्रोजन जुड़ा मिलता है, जिससे फिर से 3 एल्किल ग्रुप यानी CH3 और CH3 जुड़े होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है लेसिथीन और यह लेसिथीन मिलता है हमें कहां पे जी, ये लेसिथीन हमें मिलता है कोशिका झिल्ली के अंदर। आई होप क्लियर है। फिर से हम कहते हैं कि गलन बिंदु के आधार पर क्या होते हैं, ये जितने भी हमने पढ़े लिपिड, ये वसा या तेल होते हैं जिनका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जिस वजह से सर्दियों में भी ये तेल के रूप में होते हैं। फास्फोलिपिड में पढ़ा कि कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जिनमें क्या होता है, फास्फोरस या फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड। और जैसे कि एग्जांपल में लेसिथिन पढ़ा, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है CH2 इधर फास्फोरस जुड़ा होगा, इधर आपका एस्टर ग्रुप, इधर भी एस्टर ग्रुप जुड़ा होगा। ओके, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे भी जीवों में कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किस तरह मिलते हैं, जो विषम चक्रीय वलय के रूप में मिलते हैं। तो बिना देरी किए हुए फटाफट बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है। और अगर आपको कोई भी चीजें फास्ट लग रही है तो आप दोबारा से देखिए वीडियो को, और वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और वीडियो लेके आते हैं और अच्छी इसकी क्वालिटी बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं कि जीवों में कुछ कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं जी, विषम चक्रीय वलय के रूप में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, विषम चक्रीय। आपने केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया आपको विषम चक्रीय वलय, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहते हैं जी, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, या नॉन एरोमेटिक भी कहा जाता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। विषम चक्रीय क्या मिलते हैं, विषम चक्रीय युक्त वलय, विषम चक्रीय वलय युक्त मिलते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं कौन सा होता है। सो आपने सुना होगा कि जैसे हमारे डीएनए में क्या मिलता है, नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। सो इसका एग्जांपल है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, जिसको हम लोग जानते हैं नाइट्रोजनस बेस। अब कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं, तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं। एक को कहा जाता है प्यूरिन और दूसरे को कहा जाता है पिरामिडिन। वेरी क्लियर। सो प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन जो होता है इसके अंदर आता है एडेनिन तथा ग्वानिन। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस आता है, मैं यहां पे लिख देता हूं एडेनिन तथा ग्वानिन, हिंदी में लिख लीजिएगा आप, एडेनिन तथा ग्वानिन। पिरामिडिन के जो अंदर आता है, इसमें आता है आपका साइटोसिन, यूरेसिल तथा थाइमिन। सो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, सो बेसिक अंतर जो है ना वो स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। चलिए बना लेते हैं। माफ कीजिएगा, ओके। इसके ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। कह रहे हैं इसके 1 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 नंबर और 9 नंबर पे, कहाँ जी, 1, 3 और 7, 9 पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन जुड़ा होता है।
इसके 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है, जबकि इसका हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ये होता है पिरामिडिन। सो ये हो गया प्यूरिन और ये हो गया पिरामिडिन। इसके अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं, इसके अंदर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन होते हैं। इसके 1 3 7 और 9 पे क्या होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है, जबकि इसके 1 और 3 पे कहां जी, 1 और 3 पे क्या और जुड़ा होता है, 1 और 3 पे नाइट्रोजन जुड़ा होता है। वेरी क्लियर। अब कह रहा है कि जब ये नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ते हैं, जब शर्करा से जुड़ते हैं। शर्करा मतलब कहा गया तो शर्करा मतलब होता है या तो डीऑक्सी राइबोज या फिर राइबोज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं पेंटोस शर्करा के नाम से जानते हैं। सो जब क्या होता है कि ये प्यूरिन या पिरामिडिन इस शर्करा से जुड़ते हैं तब बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो सबसे पहले तो हम इस शर्करा के बारे में जान जाते हैं कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या है। सो आपको याद होगा कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए में जो शर्करा मिलता है यही डीऑक्सीराइबोज होता है, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी उसमें जो शर्करा मिलता है वो ये वाला शर्करा। सो जाहिर सी बात है कि अगर हमें इसके बारे में जानना है कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या है तो थोड़ा सा हमें डिटेल करना पड़ेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि डीऑक्सी और राइबोज में क्या क्या अंतर है। सो थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूं ताकि आपको ऊपर की तरफ संरचना अच्छे से बना सको। सो जो राइबोज होता है उसका सूत्र होता है C5H10 एंड O5, ये हो गया आपको राइबोज। दूसरा हो गया डीऑक्सी राइबोज, जो हमारे डीएनए में पाया जाता है। आई होप सबको याद होगा कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जब इसकी संरचना हम लोग बनाते हैं, यहां पे होता है O, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहां पर भी बना लेते हैं O, ठीक है। जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो इसके 2 नंबर कार्बन पे जो होता है वो हाइड्रोक्सी समूह होता है, जबकि इसके 2 नंबर कार्बन पे जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। चलिए हम कर लेते हैं H OH H H H OH H CH2OH। वेरी क्लियर। चलिए इसमें बना लेते हैं। इसमें हो गया H OH H OH H OH H CH2OH। चलिए गिन लेते हैं कार्बन। देखिए ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो कार्बन 5 हो गया। हाइड्रोजन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। क्लियर है। ऑक्सीजन गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 1 5। तो ये हो गया आपका राइबोज, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोज शर्करा, ठीक है। दूसरे में इसमें आते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि ये हो गया आपका 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो कार्बन 5 हो गया। इसका मैंने सूत्र लिख देता हूं यहाँ पे C5H10 एंड O4 होता है इसमें। चलिए H गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। तो 10 हो गया। ऑक्सीजन गिन लेते हैं 1 2 3 एंड 1 4। सो कह रहा है कि ये राइबोज या डीऑक्सी राइबोज से जब क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन या यूरेसिल जुड़ जाता है, यानी इस वाले से कोई भी हमने चलिए एडेनिन जोड़ दिया, इसमें भी हम क्या करते हैं एडेनिन जोड़ देते हैं। हमने एडेनिन को हमने ये से दिखाया है, एडेनिन जोड़ देते हैं तो राइबोज शर्करा और क्या होता है, और ये अपना एडेनिन यानी न्यूक्लियर क्या होता है नाइट्रोजनस बेस मिलके तब बनाता है न्यूक्लियोसाइड। तो ये वाला आपने उतार लिया होगा आई होप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। सो जब क्या कह रहा है कि शर्करा प्लस नाइट्रोजनस
नाइट्रोजनी बेस क्षार लिख लेता हूं, नाइट्रोजनी क्षार। ये देता है हमको, क्या देता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। वेरी क्लियर, आई होप वेरी क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है जब ये एडेनिन जुड़ता है, तो जब शर्करा से एडेनिन जुड़ता है, यानी मैं यहां पे बोलूं कि अगर डीऑक्सी के साथ एडेनिन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। लेकिन इसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है और इसमें सफिक्स लगता है एडेनिन और ग्वानिन में। किसमें जी, एडेनिन और ग्वानिन में सफिक्स क्या लगता है जी, एडेनिन और ग्वानिन में सफिक्स लगता है सिन। क्या लगता है, सिन। जबकि थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन में क्या लगता है, दिन। क्या लगता है, दिन सफिक्स लगता है। तब इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन। क्या होगा, एडिनोसिन। वैसे ही अगर ग्वानिन यहां पे जुड़ा होता तब होता डीऑक्सी तो होता, लेकिन यहां पे होता ग्वानोसिन। अगर यहां पे मैं क्या कहूं, यहां पे थायमिन जोड़ देता तब होता थाइमिडिन। ऐसे ही अगर यूरेसिल जोड़ा होता तो यूरिडिन, और साइटोसिन होता तो साइटिडिन। इस पे अगर डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ा है डीऑक्सी होगा, अगर राइबोज के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे राइबोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने कहा कि ये जो राइबोज शर्करा है या डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है, जिसको पेंटोज शर्करा भी कहा जाता है, जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं तब निर्माण करते हैं न्यूक्लियोसाइड का। और साथ ही साथ ये एडेनिन जो होता है इसमें सफिक्स एडिनोसिन, ग्वानोसिन हो जाता है। जबकि थायमिन और यूरेसिल और साइटोसिन जो है तो इसके सफिक्स डिन हो जाता है, यानी थाइमिडिन, यूरिडिन और साइटिडिन हो जाता है। अब बहुत ज्यादा देर न करते हुए एक चीज मैं और बता दूंगा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस न्यूक्लियोसाइड में, या हम ऐसे कह लें कि इस नाइट्रोजनस बेस में, इस नाइट्रोजनी क्षार में अगर फास्फोरस जुड़ गया, अगर फास्फोरस जुड़ गया तब इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। वेरी क्लियर। और जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है जी, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा, तब वो हो जाएगा डीएनए, जिसको आप लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी अभी आपने न्यूक्लियोसाइड में पढ़ा कि शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलकर जब फास्फोरस जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। यानी हमें क्या करना है, हमें इस वाले से क्या करना है, इस वाले से O P O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तब इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तब इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और यानी ये हमारा बन गया डीएनए का एक श्रृंखला, इस तरह से बहुत सारी श्रृंखला जुड़ती जाएगी और बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वही उसी को कहा जाता है कि हमारा डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। सो हमारे कोशिका के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जो हमारे अनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, इस सारी चीजों को एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, चीजें समझ में नहीं आई होंगी। और अब हम